आज की खास पेशकश है हमारी, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं श्री तिलक राज तनेजा जी, जो अंबाला के एक बहुत ही कुशल और सफल व्यवसायी हैं और ये नेशनल जनहित कांग्रेस एबी के अंबाला कैंट से प्रत्याशी भी हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसी खास शख्सियत से। जी हाँ तनेजा जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति के अंदर किस प्रकार से प्रवेश हुआ? राजनीति में बचपन में 22 साल के थे, 1972 में फर्स्ट टाइम वोट डाली थी। जब से ही कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, डिस्ट्रिक्ट के और भी ओहदे रहे हमारे पास। 2006 में हुड्डा साहब जब सीएम बने तो उन्होंने जो है किसी वर्कर की, किसी की परवाह नहीं करी। तो इसलिए हमने कांग्रेस 2006 में भजन लाल जी के साथ छोड़ दी थी, क्योंकि भजन लाल जी के साथ नाजायज हुआ था। हक उनका बनता था, उनकी प्रेजेंस में, उनकी उसमें रहनुमाई में इलेक्शन हुआ था और सीएम उनको शो किया था। बाद में जो हुड्डा साहब को सोनिया जी ने बना दिया था, तो इन्होंने प्राउड में बात करते थे। हमने इनके साथ फिर भजन लाल जी के साथ चले गए थे और 2006 से 2012 तक रहे। फिर उनका स्वर्गवास हो गया तो हम अपनी पार्टी बनाने का इरादा किया और फिर अब हमने पार्टी अपनी बनाई है पिछले साल, नेशनल जनहित कांग्रेस एबी, अखंड भारत। एबी का मतलब अखंड भारत, जिसका है एक देश, एक कानून, एक झंडा और बराबर का अधिकार। ना कोई नारे, ना कोई वादे, काम करने के इरादे। तो तनेजा जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि लगभग आप कितने समय से राजनीति क्षेत्र में हैं? राजनीति क्षेत्र में तो ये कह सकते हैं जब हम मेंबर रहे हैं, वर्कर रहे हैं, और उसके बाद 2006 के बाद तो पूरी सियासत में भजन लाल जी के साथ रहे हैं। उसमें मैं हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और एमपी के लिए भी मुझे उन्होंने कुरुक्षेत्र से किया था। फिर बाद में जिंदल साहब से इनका सौदा हो गया तो जिंदल ने वहाँ सपोर्ट कर दी इनको हिसार में, और यहाँ इन्होंने डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। तो 2012 में उनके स्वर्गवास के बाद हमने फिर छोड़ दी थी कांग्रेस, जो हरियाणा जक्का जो थे हरियाणा जनहित कांग्रेस। उसके बाद अपने ही लगे रहे हम। अब जो हमारा मेन मकसद है करप्शन, आज अंबाला के अंदर जो हमारे पुराने विधायक हैं या सिटिंग विधायक हैं, वो दोनों भाजपा से और कांग्रेस से हैं, दोनों 4-4 बारी बन चुके हैं। अगर वो 4-4 बारी बन चुके हैं, आज की डेट में भी वो लोगों से चंदा भी ले रहे हैं, लोग उनको चंदा भी खूब दे रहे हैं। तो जब 4-4 बारी बन चुके हैं, फिर उनको ये क्या जरूरत पड़ी अभी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। जिसने अगर काम किए होते हैं, चौधरी भजन लाल जी कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते थे, पूरी की पूरे हरियाणा घूमते थे, मगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं जाते थे, उनके वर्कर जाते थे। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के ही नहीं जा रहे और यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं भी जैसे इन्होंने पहले कुछ ना किया हो। आपकी बिजली खराब होती है 3-4 घंटे में ठीक हो जाती है, पानी खराब होता है सवेरे तक ठीक हो जाता है, टेलीफोन हो जाता है। सड़कें और नालियाँ क्यों नहीं होती? सड़कों और नालियों का इतना पैसा आता है पर किलोमीटर और विड्थ के हिसाब से, लेंथ और विड्थ के हिसाब से आता है। वो पैसा लगता नहीं। जब 2-2 या 3-3 साल सड़क रिपेयर नहीं होती तो वो पैसा कभी इन्होंने वापस तो भेजा नहीं। फंड तो उसके मेंटेनेंस के आते हैं ना, यहाँ तो इन्होंने सरकार को वापस भेजा हो। जब अगर सरकार को नहीं भेजा तो फिर वो पैसा कहाँ गया? वो बिल बने और सारों को महीना मिला, सब ने बंदर की तरह लूट मचाई और अपना पैसे कमरे भर रहे हैं। पहले होता था सेवा भाव, अब सिर्फ लूट मार है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है या जो पैसा का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। जो जब एक बार किसी को विधायक या बनाया जाता है तो उसमें ये नहीं कह सकता ये मैंने बनाया या उसने बनाया। ये सारी पब्लिक की जिम्मेवारी है। जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है उसमें अगर गलत है उसको बदल दीजिए। अब 4-4 बारी बन चुके हैं ये, अब इस समय है। लोग भ्रष्टाचार से दुखी भी बहुत है, तो इस करके इनको बदलना चाहिए दोनों को। आज दिन में बैंक मतलब रात को बैंक की जो एटीएम है वो मशीन निकाल के ले जाते हैं और कई बैंकों की एटीएम मशीनें निकल चुकी हैं। उसको एटीएम को मशीन को ट्रक में लोड करके ले जाना, फिर उसको काट के पैसे निकालना, उसका भी स्क्रैप बनता होगा, वो भी किसी कबाड़ी पे बिकता होगा। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। महिलाओं दिन में, शाम को तो बाहर निकल ही नहीं सकती, दिन में भी उनको साथ लूट मार और बलात्कार तक हो रहे हैं। उनकी चैनियाँ, उनके हार, उनके कांटे निकाल रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं। कोई पकड़ा भी जाता है मोटरसाइकिल पे, एक आदमी तो रोज ही हो रहे हैं। इसी तरह बैंकों में भी डकैती हो रही है दिन में,
पेट्रोल पंप भी पीछे बंद रहे, पेट्रोल पंपों में भी हड़ताल रही, हिसार और जींद में 2-2 दिन, वहाँ भी वो भी लूटे जा रहे हैं। वो भी कहते हैं हम सेफ नहीं हैं, डॉक्टर कहते हैं हम सेफ नहीं हैं। पीजीआई जो रोहतक के डॉक्टरों ने पीछे हड़ताल करके रखी में हम सेफ नहीं हैं। तो फिर सेफ कौन है? सिक्योरिटी अगर किसी की चोरी हो जाती है, दुकानदार थाने में जाता है तो थानेदार वो कहते हैं थाने वाले भी हम क्या करें जी, हमारे पास स्टाफ कम है, स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, और ये जो चोरियां हो रही है इसकी हमारी कोई जिम्मेवारी थोड़ा, अपनी सिक्योरिटी अपनी रक्षा आप करो, अपना जिम्मेवारी आप देखो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब इस तरीके का देश में हालात हैं, लोगों को सोचना चाहिए हम वोट किसको डालें। वो ठीक आदमी को डालें जो काम करने कराने की हिम्मत रखता हो। अब मोदी जी कह रहे हैं भी अच्छे दिन आने वाले हैं, वो कैसे आएंगे? अगर मोदी जी ठीक और ईमानदार हैं तो उनको वोट नहीं मांगनी चाहिए थी। जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, जो पहले हमारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे हैं, तो क्या मोदी जी की सरकार जो गुजरात में थी, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 12-14 साल, तो वहाँ क्या सरकार ने पैसा नहीं दिया? सेंटर ने उनको भी तो पैसा दिया ना। तो इसको ये कहना चाहिए था, वो तो थे खाली पार्टीबाजी में कांग्रेस वाले। मोदी जी को ये कहना चाहिए था भाई इलेक्शन है और इलेक्शन में ठीक आदमी को बढ़ाओ, अगर मेरी पार्टी का भी गलत कैंडिडेट है तो उसको वोट मत दो। अब मोदी साहब ने जो एमपी का इलेक्शन लड़ा है उसमें इन्होंने एमपी दूसरी पार्टियों के छांट के लाए हैं जो इन्होंने अच्छे समझे। तो इसी तरह एमएलए में भी कर देते भाई, जो अगर एमएलए गलत है उसको मत बनाओ, ठीक को बनाओ। अगर हमारी सरकार एक स्टेट में नहीं भी आती तो क्या फर्क पड़ता है? पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। ईमानदारी से मैं चलूंगा, ईमानदारी से आप चलो, क्योंकि मोदी है तो जो भी आता है वो कहता है जी हम देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो देश की तरक्की कैसे, अगर मोदी साहब ही डोर टू डोर टिकटें मतलब वोट मांगते फिरते हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, इससे कहीं इंसाफ नहीं मिल सकता। ये आप लोग बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने वोट डालनी है, वोट इनका अधिकार है, वोट ये ठीक आदमी को दे, तभी तो देश का भला होगा। मान लो 12 आदमी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं, उनमें से 8 आदमी शराब, पैसा या नजायज लोगों को लालच दे रहे हैं, तो जो सारे के सारी जनता तो नहीं ना ले रही, पहले तो 12 में से 8 कर रहे हैं। 8 में से भी जो लोग लेते हैं, सारे लोग रिश्वत या पैसा या लालच या शराब नहीं लेते। जो लोग लेते हैं वो सारों से ही लेते हैं, वोट तो एक को देते हैं ना जी। तो जब वो वोट एक को देते हैं तो यही सोचने की बात है कि वो जब वो वोट एक को दे रहे हैं, बाकियों से ले रहे हैं, हम कहते हैं सबसे ले लो। जो पैसा दे रहा है, शराब दे रहा है, अनाज दे रहा है या पर वोट की कीमत दे रहा है, वो ले लो। आपको नहीं चाहिए, दोस्त को दे दो, दोस्त को नहीं चाहिए नाली में डाल दो, पैसा है तो कहीं दान कर दो, उनका पैसा खर्चवा दो। उन लोगों को कसम है अगर उस ऐसे आदमी जो लालच दे रहा है उसको वोट देते हैं, उससे देश का कभी भला नहीं होगा, उससे देश लूटा जाएगा। और जो वोट डाल रहे हैं उनको पैसे या लालच ले हुए, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम कहते हैं आने वाला समय सुहावना है जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक आप कौन कौन सी पार्टियों में रहे हैं? हम तो शुरू से आज तक कांग्रेस में, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे 2006 तक, 72 से 2006 के बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल जी वाली, उनके साथ रहे 2006 से 12 तक। 12 के बाद हमने अपनी नेशनल जनहित कांग्रेस AB अखंड भारत बनाई है। तो रहे तो कांग्रेस में। कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस तो फॉरेन कंट्रीज में भी है, यहाँ भी हमारे पास तृणमूल कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस, तो कई कांग्रेस इंडिया में भी है। कांग्रेस का मतलब एक जन समूह है, ना कि कांग्रेस का मतलब कोई पार्टी का नाम है। कांग्रेस उसको कहते हैं जहाँ जन समूह है। अमेरिका की जो कैबिनेट है उसका नाम ही कांग्रेस रखा हुआ है। तो इसमें लोगों में जागृति होनी चाहिए। कांग्रेस कोई गलत वो नाम नहीं है, कांग्रेस एक ठीक नाम है। कांग्रेस के जो मालिक बने हुए हैं, जो प्रधान बने हुए हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोनिया जी हैं, उन्होंने गलत आदमी को चुन के यहाँ का बना दिया था, CM बना दिया था। वो चीज़ें देखने वाली हैं। लोगों को इंसाफ तभी मिलेगा जो ठीक लोग खड़े होंगे, ठीक लोगों को लोग वोट डालेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो आपको जो है वो नेशनल जनहित कांग्रेस में क्या खासियत नजर आई जो आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? नेशनल जनहित कांग्रेस तो हमने खुद बनाई है पार्टी। जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अशोक भारद्वाज जी और मैं तिलक राज तनेजा, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का, हम दोनों ने मिलकर बनाई है। और इसके हमारा सीधा सा मकसद है कि 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू नहीं होगा, वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा और उसका हम ड्रा निकालेंगे जो एलिजिबल है। और जो 3 क्लास है, 80% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 3 क्लास में होते हैं, उसका जो हम इंटरव्यू का नंबर उसी टाइम बताएंगे। आज 68 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। हम सारी सरकारें जितनी भी रही हैं,
वो सारी की सारी बेईमानी रही है। जब हम इंटरव्यू अभी ले रहे हैं, नंबर किताबों में तो शो करते हैं भी हमने नंबर अभी लगाए हैं, मगर जब उनको नंबर देते हैं उससे पूछा होता है आपके पिताश्री का क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी जाओ जी। तो क्या वो अपनी क्वालिफिकेशन और पिता का नाम और जगह का नाम नहीं बता सकता? उसने ठीक बताया होता है, मगर जब रिजल्ट आता है उसमें फेल होता है। अगर वो उसी टाइम उसको नंबर बताए जाएंगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई हेरा फेरी नहीं है। फिर तो पेपर चेक वाली बात है, जो रिटर्न है, रिटर्न पेपर को चेक करने में टाइम लगता है, क्योंकि रिटर्न पेपर हुआ उसकी चेक करेंगे तो गलतियां पता लगेंगी नहीं। इसका तो सामने है, तो उसको अगर उसी टाइम नंबर नहीं बता रहे तो जितनी सरकारें बेईमान है, हम ये कहते हैं भी हमारी सरकार जो है ये नंबर उसी टाइम बताएगी। 4th का इंटरव्यू नहीं, 3 क्लास के इंटरव्यू का नंबर उसी टाइम बताएगी। थोड़ा सा आप मेरे को ये बताएंगे कि ये नेशनल जनहित कांग्रेस एबी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों से किस प्रकार से भिन्न है? ये इसी प्रकार जैसे हमने नौकरियों में कहा, इसी तरह जो है डॉक्टर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आज की डेट में सरकारी हॉस्पिटल परवाह नहीं करते। पीजीआई में उन्होंने हड़ताल कर दी, लोग उनके सामने मरते रहे, उन्होंने कहा जी हमारी हड़ताल है। अम्बाला सिटी के अंदर एक किसी को गोली लगी तो उसको हॉस्पिटल में ले गए, तो उसने गोली नहीं निकाली, डॉक्टर ने उसको कंपाउंडर को कह दिया, कंपाउंडर से नहीं निकली तो उसको रेफर कर दिया। कितनी शर्म की बात है, 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे हैं। हमारी सरकार आने पर या हम जिसको सपोर्ट करेंगे उसमें यह कंडीशन होगी भी डॉक्टर जो है रेफर करने से पहले सर्टिफिकेट देगा, रीजन देगा भी मैं इसको क्यों रेफर कर रहा हूँ, मैं काबिल डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास दवाइयाँ नहीं है, मेरे पास औजार नहीं है, किस कारण मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं अपना मर्जी से ट्रांसफर कर दिया, रेफर कर दिया। इसी तरह जो सरकारी स्कूलों में जो दवाइयाँ आती हैं, जो फ्री वाली दवाइयाँ हैं, वो आम पब्लिक को मिलती नहीं। जितने भी डॉक्टर्स हैं इन लोगों ने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए, शाम को अपना क्लिनिक होते हैं, दिन में जो बीमार आते हैं मरीज उनको अपना दवाइयाँ लिख के देते हैं, वो बेचारे बाजार से खरीदते हैं, वो दवाइयाँ अपना शाम को बैग में डाली, कार में रखी और ले आए, फिर अपनी क्लिनिक पे बेच रहे हैं। तो वो हम बंद करने के लिए हमारा ये होगा भी पूरे देश के अंदर दवाइयों का रंग एक होगा, ताकि कोई दवाई जो मुफ्त बांटने वाली दवाई है, फ्री देने वाली चैरिटेबल, वो उसका कोई भी बाजार में नहीं मिलेगा तो वो फिर बिक नहीं सकेगी। फिर तो अगर डॉक्टर को अपने लिए पर्सनल या किसी यार दोस्त की मदद करनी होगी तो 2 4 5 टेबलेट जितनी जरूरत है कम से कम अपना बैग भर के तो नहीं ना ले जाएगा, तो वो लोगों को आराम से मिलने लग जाएगी और लोगों को नजर आएगी। बाजार में केमिस्ट भी नहीं रखेगा, उसको पता अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मेरा लाइसेंस खत्म होता है और मैं अंदर जाता हूँ। अम्बाला में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अभी पीछे कांग्रेसियों ने पिछले 1 साल पहले दवा बैनर लगवा दिया, वो रोड पे लगवा दिया भी ये 6 लाइन हो गई है जगाई रोड, इसके ऊपर 8 लाइन की जो प्रोविजन होनी चाहिए, जितनी इसके ऊपर से 60,000 से रोज ज़्यादा व्हीकल्स गुजरती हैं, जिससे 60,000 से ऊपर वो 8 लाइन होनी चाहिए, और जो 60 से 40 तक है उसमें 6 लाइन होनी चाहिए। इसमें 60 से ज़्यादा कर रही है, 4 लाइन्स है। 8 लाइन की क्या 6 लाइन की भी नहीं बना सके, झूठे इन्होंने वादे कर दिए, लोगों को दिखा दिया, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं था जो अपोजिशन ने लोगों ने मांगा। सिर्फ झूठ और लूट की राजनीति पे कांग्रेस चलती रही। उसी हिसाब से बीजेपी भाई एक बारी आप बन जाओ, एक बारी हम बन जाए, पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक ने तो वोट डाल दिए। पर अब लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, पहले इतने समझदार नहीं होते थे, अब बुद्धिजीवी हैं, वोट ठीक आदमी को डाली जाएगी और हम भी उसी में शामिल हैं। हमारा जो चुनाव निशान है वो है सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन का मतलब है भी सीते जाओ और जोड़ते जाओ, और वोटर के हाथ में कैंची है, उसको काटने का अधिकार है। अगर बीजेपी की गलत है बीजेपी काटे, कांग्रेस की अगर हमारी गलत है, अगर हम कहीं गलत है तो हमें भी काटे, हमें कोई इसमें वो नहीं है भी हम मतलब ठीक है। अगर लोगों ने सोचना है भी मैं इतनी छोटी देता हूँ भी किसी का भी ठीक काम नहीं रुकने दूंगा, और मैं किसी अफसर से डरता नहीं, काम कराने की हिम्मत रखता हूँ, और फ्री में होगा, किसी का भी काम होगा बगैर पैसे को। आज कोई भी काम कहीं भी पैसों के बगैर नहीं हो रहा। तहसील में चले जाओ, कमेटी में चले जाओ, सड़कों के हालात हैं वैसे हालात हैं, बहुत बुरा हाल है। जानना चाहूंगा कि अम्बाला के अंदर आपके हिसाब से और क्या विकास कार्य होने चाहिए? देखो, पीछे इन्होंने कैनाल बेस वाटर सप्लाई स्कीम लगाई है। कैनाल बेस वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर जहां से लाइन जानी थी वहां की बजाय अब जो है वो दूसरी जगह से ले गए। उससे 50 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के फालतू लगे हैं, आरटीआई में उन्होंने मुझे लिख के दिया है, और उसके अलावा 2000 रुपये रोज की बिजली फुकरी है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये विधायक उस टाइम अनिल विज जी थे, इनसे जब कहा गया, जो बीजेपी के आज हैं, कहते जी मेरी कोई सुनता नहीं है। एक एमएलए की जो पावर है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। क्या इसने कोई चिट्ठी लिखी? जब मेरे पास आरटीआई में जवाब आ सकता है, जैसे ही मेरे पास आरटीआई में जवाब आया तो मेरे पास पब्लिक हेल्थ का एक
एसडीओ आ गया कि जी मेरी अभी प्रमोशन हुई है, मेरी प्रमोशन का फ़र्क पड़ जाएगा और नौकरी का सवाल बन जाएगा। वो जो एक्शन थे वो उस टाइम एससी बन गए थे, उन्होंने कोई और उनसे जवाब मांगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। आरटीआई में जितने भी अफसर लगा रही है गवर्नमेंट, रिटायर्ड अफसरों को लगा रही है, और ये बिल्कुल क्योंकि सरकार के पहले नुमाइंदे रहे होते हैं, सरकार की मदद करते हैं, पब्लिक की कोई मदद नहीं करे। लोगों को इंसाफ भी तब मिलेगा जब रिटायर्ड आदमियों की जगह नए अच्छे वकील जो हैं, और वकील ही लगना चाहिए जो क्वालिफिकेशन उसकी एक्स्ट्रा जब ज़्यादा हो, ये नहीं खाली LLB, ताकि लोगों को तभी इंसाफ मिलेगा, आरटीआई के अंदर जवाब मिलेगा। आज ये आरटीआई के अंदर इन्होंने मुझे इसका कैनाल बेस का ठीक जवाब नहीं दिया। एक जगह सिलेंडर एक आदमी के पास 10 पकड़े गए गैस के, तो उसका कहते हैं जी वो तो है, गलत तो है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया इन्होंने। उसको कहा जी डीसी के पास जमा करा दी, जब 10 सिलेंडर उससे के पास पकड़े जा रहे हैं उसको छोड़ा जा रहा है। इसी तरह जो है अपना लोगों के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा में 93% 3 व्हीलर वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसका आरटीआई में मांगा तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने पूरे हरियाणा को चिट्ठी लिख दी भी तिलक राज तनेजा को इसका जवाब दिया जाए। मुझे 21 जो आरटी है उनमें से 4 का जवाब आया, उन्होंने भी कोई तसल्ली से जवाब नहीं दिया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो हरियाणा में हालात बहुत ख़राब हैं। बीजेपी और कांग्रेस कोई भला करने वाले नहीं। अगर बीजेपी या कांग्रेस का ठीक कैंडिडेट तो उसको बनाने में मुझे कोई वो तराज नहीं, पब्लिक को ठीक आदमी को बनाना चाहिए। मैं इतनी एश्योरेंस देता हूँ कि मैं इन 24 घंटे फ़ोन खुला मिलेगा, और ना सुनने का मैं आदी नहीं अफसर से, और काम कराने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे आज तक काम होते हैं और मैंने बगैर पैसे के ही कराया है, दुनिया जानती है। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, तो तब अनिल विज जी 5 दिन एसपी से नहीं बात कर सके। जो एसपी से नहीं बात कर सकता वो लोगों का क्या भला चाहेगा। उस एसपी से मैंने केस ट्रांसफर करा दिया था, फिर उस एसपी ने मेरी मदद करी। आज आईजी है, उसकी वाइफ भी आईजी है। तो वो कहने लगा जी ठीक है जी, मैंने अच्छी तरह देख लिया, उस टाइम मैंने देखा नहीं वो भी है। उसने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं आप कर दो। तो हम उनके एहसानमंद हैं। हम उस टाइम के डीजीपी के एहसानमंद हैं जिसने डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया था। मर्डर के केस में नहीं होता, मेरे 420 के केस में अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेंज किया, जैसी चेंज हुआ उसी टाइम एसपी साहब ने। समय हो गया है एक ब्रेक का, सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंडिया 24 लेके आ रहे हैं धार्मिक प्रोग्राम गावो साची बाणी। सतनाम। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਏਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ होटल एंड रेस्टोरेंट, अंबेडकर चौक, समाना। मोबाइल 98 725 87 707। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जानना चाहूँगा मैं, और अम्बाला के सारी जनता भी आपसे ये सवाल जानना चाहेगी कि अगर आपको जनता मौका देती है यहाँ पर इस चुनावों में, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप? मैं जनता को पूरी एश्योरेंस देता हूँ। जिस तरह सड़क अब 2-2 साल में रिपेयर होती है, वो 1 हफ्ते के अंदर रिपेयर होगी, और इनको करनी पड़ेगी। सर मेंटेनेंस का पैसा आता, रिपेयर क्यों नहीं होती? वो क्योंकि वो पैसा बट रहा है, वो काम नहीं होने दिया जाएगा। काम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अगर लोगों को इंसाफ मिलेगा। 24 घंटे तहसील में, थाने में, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सिविल सप्लाई ऑफिस, जहाँ भी इनकी कोई दिक्कत होगी, इनको काम ही नहीं के लिए दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं अपने ऑफिस में एक कॉम्पिटेंट अफसर के लेवल का रिटायर्ड कोई मेजर या कर्नल रखूँगा। अम्बाला सिटी से डेयरी फार्म होते हुए, आर्मी एरिया से होते हुए, गोल चक्कर से सदर बाजार तक आती थी, वो बसें बंद हो गई। वजह से बसें दोबारा शुरू कराई जाएगी, लोगों को सहूलत दी जाएगी। जो आज 100 रुपये 3 व्हीलर वाला डेयरी फार्म से गोल चक्कर के मांगता है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी की इमरजेंसी है, वो 4 या 5 रुपये में होगी। इसी तरह जो अम्बाला से बब्याल को बसें जाती थी, वो बसें भी दोबारा चलाई जाएंगी। आर्मी वाले कोई लोगों की सेवा के लिए, ना कि काम बंद करने के लिए, काम चलाने के लिए हैं। दिल्ली के अंदर जो मेन रोड्स हैं, हवाई अड्डा है, वहाँ से सारे आर्मी के कैंप हैं, तब भी ऊपर बसें जा रही हैं। मगर यहाँ
क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट थी, ये तालमेल नहीं बना सके आर्मी के साथ। आर्मी भी अपनी अफसर रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं लोगों का काम चले, और ये चला नहीं पाए क्योंकि इन लोगों में घमंड है। जो हमारे बीच में विधायक आए या पहले तो उन्होंने गार्डर लगाए थे, अब उन्होंने सीमेंट के पिलर बना के परमानेंट रास्ते बंद कर दिए हैं। वो सारे रास्ते खुलवाए जाएंगे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं सरहद क्लब का मेंबर हूँ और उसके चेयरमैन जो हैं मेजर जनरल हैं, और इस करके मेरे को उनको मिलना कोई मुश्किल नहीं है, और वो सारे काम कराएंगे। जो 15 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, किसी की परेशानी जो है पॉलिटिकल नहीं होने दी जाएगी, समझदारी से काम लिया जाएगा। जो ना समझी की वजह से हमारे अम्बाला की जनता बहुत परेशान है, पानी की दिक्कत है, बिजली की तारों से लोगों का हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये सब बिल्कुल ठीक होंगे और कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा। मैं ना सुनने का आदी नहीं। आमतौर से आपके पास जो जनता है वो पिछले काफी समय से आप राजनीति में हैं, और आमतौर से जो जनता है आपके पास में किस प्रकार की समस्याएं लेकर आती है? मेरे पास जो भी आते हैं ना, पॉलिटिकल को ट्रांसफर वाला आया, मैंने ऐसी ट्रांसफर करा के दी जो 20-22 साल से कहते तनेजा जी हम तो 20 किलोमीटर 22 साल की सर्विस है और 20 किलोमीटर से कम अम्बाला में रहे ही नहीं। उन लोगों को घरों के पास लगवा के दी, नौकरियां भी लगवाई हमने। वसूलन तो नौकरी मेरिट पे होती है, मगर चलो उस सरकार में सिफारिश चलती थी, हमने नौकरियां भी लगवाई जो आज रेगुलर हैं। कोई हेडमास्टर बन गया, कोई कुछ प्रिंसिपल भी लगवाए हैं। उसमें कोई हम हिम्मत रखते हैं काम करने कराने की, और पैसे से जो है करप्शन के खिलाफ। अगर मैं चाहता पैसे कमाने तो चौधरी भजन लाल जी सीएम होते हुए मेरे बच्चों की शादी में यहाँ आए हैं, मेरे उनके साथ लिंक थे। बाकी और भी मंत्री, स्पीकर जो मेरे यहाँ शादियों में आए हैं, जो इवन हुड्डा साहब के जो एडवाइज़र हैं प्रोफेसर वरिंदर सिंह जी, कादियान साहब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। इनके पास अगर हम कभी गए तो इन्होंने कभी ना नहीं करी, और ठीक काम के लिए इन्होंने उसी टाइम करा के दिए। इन लोगों से मेरे संबंध थे। अगर मैं पैसे कमाना चाहता 500-700 हज़ार करोड़ कोई बड़ी बात नहीं, अब तो लाख करोड़ के अफसर और MP और MLA पड़े हुए हैं। हम तो अपनी पार्टी का ही बनाना चाहेंगे। अगर हमारे कैंडिडेट कम रहते हैं तो हम उस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, BJP कांग्रेस, इनेलो, हलोपा, कांडा साहब वाली और BSP को छोड़कर किसी भी पार्टी से जो हमारा मैनिफेस्टो लागू करने को तैयार होगी उसके साथ हम ईमानदारी से साथ देंगे, और वो जिसको चुनेंगे। बाकी जो हमारा शेयर बनता होगा जितना वो हमारे को उतना मंत्रीशिप या जो भी बनती होगी वो लेंगे। किसी के से नजायज़ या कोई नजायज़ चीज़ ना मांगेंगे, ना हमें चाहिए। ईमानदारी चाहिए, लोगों की तरक्की होनी चाहिए, देश का भविष्य होना चाहिए, ना कि लूट मार और पैसे के पीछे हों। अपना क्लियर है कि अगर मैंने पैसे कमाने होते, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे CM वगैरह मंत्रियों से संबंध रहे हैं, और मैंने सियासत इस करके शुरू करी। खड़ा इसलिए इलेक्शन में हुआ कि एक बार मैंने एक मंत्री से कहा, कोई काम था तो उन्होंने एक एक्शन को कहा भी ये काम है इनका कर दो, ये काम ठीक है। जब मैं बाहर निकल रहा था, वो मेरे आगे जा रहा था एक्शन, उसको ये नहीं पता था मैं उसके पीछे आ रहा हूँ, तो वो अपने साथी को कह रहा जी हम तो महीना देते हैं मंत्रियों को, हमारी मर्जी है काम करें या ना करें, मंत्री का क्या है। तो हमने कोई बात नहीं, भी आने वाला समय सुहावना, हम ही देखते हैं ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। लोगों को इंसाफ मिले, काम हो और जय-जयकारा होनी चाहिए, ना कि कोई मुर्दाबाद होनी चाहिए किसी की। कोई बात नहीं है, उसकी कोशिश जरूर है, मगर जो उसकी टीम है वो बिल्कुल गलत है, वो कभी भी नहीं होने देगी। और अगर ऐसा होता तो पीछे अभी कई दिनों से आ रहा था डीजल के रेट कम हो रहे हैं, तो प्रेशर है, मोदी बोल नहीं सकता क्योंकि मोदी के भी पैसे ले रहा है, तभी ये पार्टी चल रही है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए रोज के ऐड पे, दूसरे पे खर्चे हो रहे हैं। कोई इनके पास है बुक्स में, कोई इनकी इतनी बड़ी पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी हो, मतलब, और उसका तो रोज नेट पे आना चाहिए। भी इतना खर्चा हुआ पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ चाहे छोटा बूथ है कुछ है, सब अपने उस पर नेट पे डालें, तब तो हम सोचें ईमानदार है, नहीं तो सब बेईमान है। कहने की बात है, मोदी खुद ठीक हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मोदी गलत है। एक गरीब परिवार से गरीब आदमी रहा है, उसी तरह मैंने भी 170 रुपये 50 पैसे की डिफेंस में सर्विस करी है, और जब 67 में और 72 में जब छोड़ी है सियासत में आने से पहले, तो उस टाइम कुल 170 रुपये थे। 71 की लड़ाई में जब बम गिरे उस टाइम मैं रात की ड्यूटी पर था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, अगर मैंने भी कमाने होते तो मेरे को जब CM और संभालने मैंने कोई पैसे नहीं कमाए। मुझे परमात्मा की कृपा, दया, दृष्टि रही है उसकी, जो मैं सोचता हूँ वो मिलता जा रहा है और काम होता जा रहा है। इसी तरह मैं मोदी का समझता हूँ, मगर मोदी के जो आगे टीम है वो कोई ईमानदार नहीं है। अम्बाले का ही देख लो, जो इनका MLA है 4 बार ही बन चुका है, तो उसको क्या जरूरत है, वो गलियों में धक्के खाता फिर रहा है, वोट मांग रहा है। उसको वोट मांगनी नहीं चाहिए, उसको तो लोगों को जय-जयकार करनी चाहिए थे भी इसी को बनाएंगे।
चौधरी भजन लाल जी कभी अपने इलाके में वोट मांगने नहीं आते थे, वो दूसरों के लिए जाते थे। उसी हिसाब से इसका होना चाहिए था। अगर यही नहीं है तो ये फेल है, इसको जनता ने सोचना है, क्योंकि ये काम कर नहीं सकता, करा नहीं सकता, अफसर को कह नहीं सकता छोड़ जितना डाल लो, कोई दरी बिछा लूंगा। दरी बिछाने से काम होता तो लोग रोज एजिटेशन कर रहे हैं, दरी बिछाने से नहीं। उसको फिर कोर्ट में ले जाओ या उसकी चिट्ठी लिखो, उसका जवाब लो, आरटीए में मांगो, तो फिर अफसर डरते हैं, ऐसे कोई नहीं डरता। तो अम्बाला की जनता के लिए क्या कुछ खास संदेश देना? मेरा अम्बाला की जनता से यही संदेश है कि सोच समझकर ठीक आदमी को वोट डालें, और मैं भी उसमें उनसे वोट मांग रहा हूं। अगर मुझे भी अगर वो ठीक समझते हैं, नहीं तो वोट जरूर डालें, वो रिजेक्ट तो डाल दें, मगर किसी गलत आदमी को ना डालें। उन लोगों को कसम है जो लालच दे रहा है, किसी तरीके का भी कह रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस चीज़ को ना है। जो चीज़ सामने है, असलियत समझते हैं, उस चीज़ को करें। धन्यवाद, जय हिंद। जैसा कि अभी आपने हमारे साथ श्री तिलक राज तनेजा जी को देखा, और ये यहीं पे कड़ी को हम समाप्त नहीं करेंगे, आगे भी समय समय पर इनसे मुलाकात करते रहेंगे और आपसे मुखातिब होते रहेंगे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूं अम्बाला की जनता से, हरियाणा की जनता से और पूरे प्यारे देशवासियों से भी आपको हमारी पार्टी से कभी भी किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलेगी। हम अच्छे विधायकों को ही टिकटें देंगे। अगर किसी को कोई गलत होता है या कोई गलत चीज़ नज़र आती है तो आपका फर्ज बनता है हमें याद कराया, हमें बताया भी ये गलत है, तो उस आदमी को कभी भी गलत आदमी का साथ नहीं दिया जाएगा, ठीक आदमी का साथ दिया जाएगा। तनेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।